Hello students, how are you all? I hope you are fit and fine होंगे। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चों को शायद उसमें दिक्कत आई हो, कुछ ने अच्छे से कर लिया होगा। +1 क्लास है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर शुरुआत में बच्चों को थोड़ी समस्या होती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप 10th से +1 में आते हैं तो आपको सब्जेक्ट्स थोड़े से बड़े लगते हैं, लेकिन आसान है। इस चैप्टर को थोड़ा सा और इजी करने के लिए मैंने इसका फास्ट ट्रैक समरी किया है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट इसके और अच्छे से याद हो जाएं। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, एक बार 2 बार आपको केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। तो इसको हम शुरू करते देखिए समरी को। तो चैप्टर के शुरुआत में हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट किया था, फर्स्ट टॉपिक किया था केमिस्ट्री। पहला ही वर्ड है केमिस्ट्री। जब केमिस्ट्री आप शुरू करते हैं पढ़ना, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। तो याद कीजिए, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, मैटर जो है, पेन है, कॉपी है, जो भी है, उनके स्टडी करना, उनको स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को स्टडी करना क्या होता है? केमिस्ट्री कहलाता है। अब केमिस्ट्री का रोल क्या है, स्कोप क्या है, एप्लीकेशन क्या है? आपके चारों तरफ केमिस्ट्री का क्या रोल है? आपको बताया था मैंने, आप खाना खाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं। फूड को स्टोर करते हैं, स्टोर करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, दैट इज आल्सो केमिकल कंपाउंड्स। बीमार हो जाते हैं, बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन यूज करते हैं, पैरासीटामोल है, डाइक्लोफेनेक है, एंटीबायोटिक है, ऑल ऑफ दीज आर केमिकल कंपाउंड्स। एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। क्या है? केमिकल कंपाउंड्स है। इसी तरह से ही आप कपड़े पहनते हैं, टेक्सटाइल केमिस्ट्री का रोल है। तो चारों तरफ केमिस्ट्री है, आपको याद हो गया होगा। केमिस्ट्री के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें करना है वो होता है मैटर। मैटर किया था हमने, अब मैटर याद कीजिए। मैटर एनीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कैन बी टच और हैव एग्जिस्टेंस एंड कैन बी फील बाय एनीवन ऑफ और सेंस ऑर्गन। उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और या फील कर सकते हैं किसी भी सेंस ऑर्गन से, उसको मैटर कहते हैं। आपके पास ये मार्कर है, हवा है, पानी है, ऑल ऑफ दीज आर मैटर। अब मैटर की क्लासिफिकेशन की थी हमने, 2 तरह का होता है, प्योर, इम्प्योर। याद कीजिए, प्योर में 2 पार्ट थे, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट में क्या था हमने, जैसे आपके पास H2 है, O2 है, Cl2, ऑल ऑफ दीज आर एलिमेंट मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। अगर 2 एलिमेंट मिलके डेफिनेट कंपोजिशन में कंबाइन कर जाते हैं तो क्या बनेगा? आपका CO2 बनेगा, H2O बनेगा, C6H12O6 बनेगा। ऑल ऑफ दीज आर कंपाउंड्स। ठीक है। अब कंपाउंड अगर आपस में मिल जाते हैं, 2 से ज़्यादा कंपाउंड मिल जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास वाटर प्लस सुक्रोज मिला देते हैं तो क्या बन गया? आपके पास मिक्सर मिल जाता है। तो हमने डिफरेंस किया था कंपाउंड में और मिक्सर के अंदर। डिफरेंस याद कीजिए, कंपाउंड जो होता है उसके अंदर, याद रखना, कंपाउंड के अंदर जो कंपोजिशन है वो क्या होती है? डेफिनेट होती है। मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन डेफिनेट नहीं होती है। वाटर के अंदर हमेशा 2 वाटर हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, मास भी इसका फिक्स रहेगा 1:8। यहाँ पर पानी में चीनी की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, याद रखना इस बात को। अब नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है, मिक्सर भी 2 तरह का होता है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमो के अंदर सेम कंपोजिशन, हिट्रो में डिफरेंट कंपोजिशन अगर रहती है। पानी में अगर आप चीनी मिलाते हैं होमोजीनियस बनता है, पानी में अगर आप मिट्टी मिलाते हैं, सैंड मिलाते हैं तो हिट्रोजीनियस,
याद रखना बात है। तो मैट्रिक करने के बाद देखिए नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक के बाद जो आपका कॉन्सेप्ट आता है वो हमने किए इसके लाज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो उसमें ला हमने 5 ला किए थे, तो याद कीजिए उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन था, जिसमें आपने देखा था कि वाटर अगर आप किसी भी सोर्स से लेते हैं उसका कंपोजिशन क्या रहता है, फिक्स रहता है। तीसरा हमने किया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमने किया लॉ ऑफ गेलुसेक लॉ। नेक्स्ट हमने किया आपके पास जो अगला लॉ था वो था एवोगैड्रो लॉ। उसने बताया था कि किसी भी सब्सटेंस के फिक्स्ड मास के अंदर एट गिवन टेम्परेचर ऑफ गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। एवोगैड्रो ने बताया। उसके बाद डाल्टन लॉ एटॉमिक थ्योरी थी। फिर हमारे पास था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन देखिए, याद कीजिए डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है क्या बोलते हैं उसको, एटम बोलते हैं। याद कीजिए एटम जो वर्ड कैसे पढ़ा था, एटम का वर्ड नाम एटोमियो था हमारे पास। क्या वर्ड था, एक एटोमियो। क्या था, एटोमियो। एटोमियो का मतलब इंडिविजुअल, जिसको आगे डिवाइड ना किया जा सके, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एटम पड़ा। अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है उनका मास साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उन सभी का मास साइज प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो याद रखना बात है। अब यहाँ पर एक बात क्या था, यहाँ पर एक इसका ड्रॉबैक आ गया, आइसोटोप बन जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास इसने कहा था H1 H12 H13, ये आपके पास एलिमेंट तो एक है लेकिन प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसलिए ये थ्योरी फेल हो जाती है। मॉडर्न थ्योरी आती है, मॉडर्न थ्योरी में थोड़ा सा अलग दिया गया। मॉडर्न में कहा गया कि जो एटम होता है दैट कैन बी डिवाइड, दैट उसको आप और डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद अलावा जो होता है, जो एटम होता है उसके जो अलग अलग सेम एटम डिफरेंट हो सकते हैं, जिसको बोला आइसोटोप। तो ये जो थ्योरी थी 5, ये आप ध्यान रखेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो आता है इसका मेजरमेंट। आपने मैटर पढ़ लिया, मैटर क्या होता है, थ्योरी पढ़ ली। अब आता है मेजरमेंट। याद कीजिए मेजरमेंट जो होता है वो कैसे होता है। आपके पास बहुत सारा लिक्विड है, सॉलिड है, इनको कैसे मेजर करते हैं। मेजरमेंट के लिए सबसे ज़रूरी क्या होती है, हम यूनिट लेते हैं। क्या लेते हैं, यूनिट लेते हैं, यूनिट। अब यूनिट जो होती है कैसे मेजर किया जाए, मान लीजिए अपने यहाँ इंडिया के अंदर डिस्टेंस को हम कोस में, मील में मेज़र करते हैं। अलग कंट्री में अलग तरीके से मेज़र किया जाता है, लेकिन इस सभी को इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसको बोलते हैं आप SI यूनिट। क्या बोलते हैं, SI यूनिट। इसके बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम फॉर मेजरमेंट। मतलब जितने भी हैं उन सभी के लिए। अब यहाँ पर 7 यूनिट आती हैं। आपने किया भी था पहले, टेबल देखिए आपको बुक के अंदर। जैसे मास है, मास को हम किस में निकालते हैं, किलोग्राम में निकालते हैं, किलोग्राम में केजी में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट केजी रहेगी उसकी। लेंथ है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा देखिए आपके पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर को केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो अलग अलग यूनिट थी वो हमने टेबल आपको याद करनी है SI यूनिट के अंदर। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका बनता है, देखिए इसको मेजर कैसे करते हैं। मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मान लीजिए आपके पास लिक्विड है, क्या है, लिक्विड। लिक्विड को कैसे मेजर करते हैं, लिक्विड को मेजर करने के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट जो रहता है, एक आपके पास होता है ये। अगर आप लैब में जाओगे तो इस टाइप से आपका एक ये मेजरिंग सिलेंडर रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है इसके अंदर पिपेट। अब जब लैब में जाओगे आप, कभी आपको देखने को मिलेगा, देखिए इस टाइप से बीन जो होती है, बीन की तरह की आपके एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं पिपेट। क्या बोलते हैं, पिपेट बोलते हैं इसको। इसकी जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है, 20 या 10 ml की पिपेट होती है। तो इससे आप लिक्विड मेजर कर सकते हैं। अब लिक्विड को मेजर कैसे करते हैं, ध्यान रखना। देखिए आपका जो लिक्विड होता है ये इस टाइप से रहेगा कंटेनर के अंदर। तो यहाँ पर आपका रहेगा सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना लिक्विड आएगा आपका, 1 ml आएगा, 1 ml। तो याद रखना 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। ये कुछ रिलेशन है, आप याद रखेंगे।
मास जो होता है उसको हम मेजर किस में करते हैं, मास को मेजर करते हैं किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर, किलोग्राम, ठीक है, केजी इसको बोलते हैं हम, ग्राम है, मिलीग्राम है, ठीक है। तो जैसे आपने किया था, एक टेबल दे रखी है 10⁻⁻15 है, क्या बोलते हैं इसको, फेम्टो बोलते हैं, याद रखना। 10⁻⁻6 है, माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। ये आपको टेबल दे रखी है, उसमें आप ये सारी एब्रीविएशन याद रखेंगे आप कि भाई इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए मैं आपको लिख दूं 10⁻⁻12, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं साहब, अगर 10⁻12 आ जाता है, 10⁻10 माइक्रो, ठीक है, ये आपके पास फेम्टो, और ये जो आपके आ जाएगा 10⁻12, और अगर 10⁻10 हो, याद कीजिए उसको बोलते हैं एंगस्ट्रोम, एंगस्ट्रोम। और जो 10⁻12 होता है उसको बोलते हैं पिकोमीटर, पीएम। ये आपको याद रखना है, कुछ टर्म्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी है। अब इसको किलोग्राम को मेजर किस में करते हैं हम, इसको मेजर करते हैं किसके अंदर, आपका होता है एनालिटिकल बैलेंस, एनालिटिकल बैलेंस, एक बैलेंस होता है उसके अंदर आप मेजर करते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड अगर आप देखते हैं, बाजार में जाओगे तो 1 किलो का वेट होता है, उसको आप फिक्स कर लिया गया है मेजरमेंट को, तो उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं उसकी सब्सटेंस की। चीनी लेके आ रहे हो तो उसके साथ मेजर करोगे आप। अब एनालिटिकल बैलेंस लैब में अगर आप जाओगे कभी, तो वहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है तराजू के जैसा, जो केमिकल्स को मेजर करने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा, देखिए एनालिटिकल बैलेंस के बाद जो अगला जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देखा होगा आपने, अब डिजिटल होता है, अब आजकल बाजार के अंदर भी आ जाते हैं, बाजार में आप जाते हैं तो बटन दबाते हैं, उसके ऊपर रीडिंग आ जाती है, जितना सामान रखा जाएगा उसकी रीडिंग आ जाती है। ऐसे ही लैब में होता है, छोटे साइज़ का होता है, वहाँ पर मिलीग्राम मेजर करते हैं, तो उसके अलग डिजिट्स रहती है, तो वो भी आप इसमें मेजर कर सकते हैं। क्लियर। अब आपके पास आता है नेक्स्ट, देखिए अगर आपको मेजर करना होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर बताता है आपको हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में। किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर जो होता है उसके अंदर मरकरी भरी होती है। अगर आप देखोगे थर्मोमीटर के अंदर नीचे एक मरकरी भरी होती है। मरकरी क्यों भरते हैं, याद रखना, पानी क्यों नहीं भरा हमने, मरकरी जो होती है उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, इसलिए वो जो थर्मोमीटर उसकी वाल्स के साथ स्टिक नहीं होता है। दूसरी बात, उसका जो थर्मल एक्सपेंशन है वो ज़्यादा होता है, मतलब गर्म करेंगे तो भी फैलता नहीं है, ठीक है। तो 2 रीज़न है उसकी वजह से थर्मामीटर में कौन सी मेटल यूज़ करते हैं हम, मरकरी यूज़ करते हैं, याद रहेगा आपको। अब इसकी यूनिट जो रहती है वो आपके पास देखिए 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा केल्विन, याद रखना। ये आपका है, एक होता है फ़ारेनहाइट के अंदर, फ़ारेनहाइट में रहेगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये रिलेशन याद करना है आपको, कई बार आपसे +1 के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चेंजिंग करनी आ सकती है, मतलब जो यूनिट होती है उनको आप चेंज करना पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ये याद करना है आपको, ठीक है। अब इसी में क्या आपका होता है सिग्निफिकेंट फिगर, एक छोटा सा टॉपिक और आता है सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, मे भी आपसे 1 नंबर पूछा जा सके। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जो सर्टेन यूनिट्स होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 5003, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है। अगर 0 जो होता है नॉन जीरो के बीच में आ गया तो सिग्निफिकेंट है। अगर मैं इसके ऐसे लिख दूं 0.003, कितना आएगा इसके अंदर, 1 आएगा, ठीक। और अगर आपका ऐसे दे 0.400 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कुछ रूल दे रखे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, जो आपने पहले भी किए हैं, याद रखना। अब यहाँ पर इसका यूज क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैं लिख दूँ 10⁻2 × 10⁻5 10⁻−10,
इसका मतलब क्या है 2.5 10⁻⁻10, मतलब आपके पास नीचे जो है -10 आगे, जैसे आपको ऐसे लगा देंगे 0.00000 इस टाइप से आपका ये रहेगा, तो आपका 10⁻10 हो जाएगा ये। तो याद रखना, तो सिग्निफिकेंट फिगर भी याद रखेंगे आप। अब ये जो बेसिक्स टर्म्स हैं आपको आनी चाहिए, इसको प्रैक्टिस करनी है, 2-3 आप देखोगे तो। नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए एटॉमिक मास। कि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है इस चैप्टर के अंदर वो है एटॉमिक मास। अब हमने मैटर को मेजर कर लिया किलोग्राम के अंदर, लीटर के अंदर, टेम्परेचर को कैलोरी में मेजर कर लिया। अब बात आती है एटम को मेजर करने की। अब जब हम एटम को देख ही नहीं सकते, बड़ा ही छोटा पार्टिकल होता है, तो हम उसको मेजर कैसे करें? बड़ी ही टिपिकल बात है, बड़ा ही मुश्किल बात है। तो याद रखना, जो टेक्निक होती है ना एटॉमिक मास को मेजर करने की, उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीट्री। ध्यान रखना इस बात का, बच्चों को पता नहीं होता है। जिस टेक्निक से हम एटॉमिक मास को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीट्री। अब अलग अलग एटम्स आ गए, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उनको कैसे मेजर करें, उसका मास कैसे मेजर करें? तो यहाँ पर एक बात आती है कि सबसे पहले जो स्टैंडर्ड किसको बनाया जाए। से हम चीनी ले कहते हैं किलोग्राम वेट ले लिया, तो स्टार्टिंग में हमने हाइड्रोजन को यूज़ किया, लेकिन हाइड्रोजन को ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं किया। बाद में हमने एक एलिमेंट लिया कार्बन 12 1903 के अंदर इसको यूज किया गया एज स्टैंडर्ड टू मेजर द मास ऑफ एलिमेंट्स। तो वहाँ पर एक यूनिट बनाई गई AMU, मतलब उसके साथ हमने कंपैरिजन किया। क्या बनाया हमने? AMU। किसी भी एलिमेंट का जब एटॉमिक मास लिखते हैं तो AMU के रूप में लिखते हैं। तो AMU क्या होता है, याद रखना, द मास दैट इज एग्जैक्टली इक्वल, एग्जैक्टली बोल सकते हो, नियरली इक्वल बोल सकते हो उसको आप, नियरली इक्वल टू मास ऑफ, नियरली इक्वल टू 1/12 बोल दी इसको, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। जो कार्बन 12 को मास होता है उसका 1/12 मास के बराबर जो मास है उसको बोलेंगे आप 1 AMU। याद रखना बात ये। तो हमने इसको स्टैंडर्ड मान लिया, और AMU की वैल्यू जो रहती है वो फिक्स रहती है। याद रखेंगे 1 AMU इज इक्वल टू होती है 1.6605 10⁻24 ग्राम। तो याद रखना, ये जो वैल्यू हमने लिखी है, ये वैल्यू लिखी हमने AMU की। एक नंबर में पूछ सकते हैं बच्चों को, काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता कि AMU की यूनिट होती क्या, किसके बराबर होती है। अब आता है हमारे पास हम मेजर कैसे करें। अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का आपको मेजर करना है AMU के अंदर, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन AMU, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा 1.673610⁻24 अपॉन 1.6605610⁻24। यहाँ पर आपका जाएगा 1.008 AMU के बराबर आ जाएगा। मतलब ये आ गया आपका AMU, ये आपका आ गया। तो हाइड्रोजन का एटम मास कितना हो गया? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना लिखेंगे आप? 1.008 AMU, या इसको लिख सकते हैं 1.008 U लिख सकते हैं, यूनिट, ठीक है। तो यह क्या होता है, हमने कंपैरिजन कर लिया इसके साथ कार्बन 12 के साथ, तो उसके साथ जितना इसका कंपैरिजन में मास आएगा वो आपका आ गया मास ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट्स का हम मास निकाल लेते हैं, जो कार्बन है या फिर जो हाइड्रोजन है या हीलियम है, लिथियम है, अब उनका जो मास होता है वो फिक्स रहता है। तो किसके साथ लेंगे हम? AMU के रूप में ले लेते हैं। इस कार्बन का कितना होता है? 12, ठीक है। तो आपको 12 आ जाता है, कंपेरिजन करेंगे इसका हम।
अब बात आती है नेक्स्ट, देखिए हमारे पास वो आता है मोलिकुलर मास या एवरेज मास। एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास लिख रहा हूं, देखिए मैं एवरेज एटॉमिक मास से क्या मतलब है, इससे मतलब ये होता है, मान लीजिए एक एलिमेंट है, एक से ज़्यादा आइसोटोप में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका जो क्लोरीन है उसका कितना मास होता है 35.5। कहाँ से आता है, इसके दो आइसोटोप हैं, एक कार्बन 35 है, एक 37 है, उसकी अबंडेंस अलग अलग हो जाती है। उस अबंडेंस का यूज़ करके जो आपके पास एवरेज निकलता है उसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो कितना आएगा 35.5। जो फ्रैक्शन में आता है वो आपके पास अलग अलग आइसोटोप का एवरेज निकालते हैं, उसके इसमें एवरेज में मिल सकता है। तो याद रखना एवरेज एटॉमिक मास। एक आपका होता है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। अब ये तो बात होगी किसकी, एटम की। अब किसकी होगी, मोलिक्यूल्स की। देखिए मान लीजिए मैं लिख दूं H2O, ठीक है, H2 का मास निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल मास कर देंगे अलग अलग एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर क्या रहेगा 2 × 1 + 16 मास इसका होता है, तो आपका हो गया 18। CO2 का अगर निकालते हैं तो 12 + 2 × 16 44। U लिख देंगे इसको आप, U या AMU सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स का मोलिकुलर मास आप निकालना आ गया है, जैसे हमने पीछे न्यूमेरिकल्स किए थे वहाँ पर भी हमने इसको यूज़ किया था, सिंपल सी बात है। अब यहीं पर आपका आ जाता है ग्राम। एक होता है फॉर्मूला मास, याद रखना फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास। ये थोड़ा सा आपको देखने में अलग लगता है, कोई अलग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला मास क्या होता है, मतलब मान लीजिए कुछ कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl या MgCl2 है। ये जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, इसमें मोलिकुलर मास नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं फॉर्मूला मास। अब ये क्या होता है, ये इसलिए होता है कि जो आयनिक कंपाउंड है ना, उनके अंदर जो कंपाउंड है वो एंटिटी में मिलता है, अलग अलग पार्टिकल, इसका Na पॉजिटिव मिल जाएगा और Cl नेगेटिव, अरेंज रहते हैं, 3 डायमेंशनल में अरेंज रहते हैं। सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन अरेंज रहता है। देखिए आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है आपका, ये बुक के अंदर आप देखोगे, जैसे ये आपके पास है ब्लू और रेड, दो अलग अलग तरीके एटम दिखाए हैं यहाँ पे। तो आपके पास जो क्लोरीन है और सोडियम है, उनका जो पोजीशन होती है वो फिक्स रहती है, वो इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में पाया जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉर्मूला मास। बात वही रहती है, मान लीजिए आपके पास सोडियम है, इसका 23, इसका 35.5, कितना गया 58.5 U। याद रखना, कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। कई बार बच्चे सोच लेते हैं फॉर्मूला मास है तो क्या हो गया भाई, कुछ नहीं है। आयनिक कंपाउंड अगर आपका आता है तो उसके एंटिटी जो हैं उनका जो मास रहेगा, उनका सम जो होता है उसको बोलेंगे फॉर्मूला मास। अब इसी को अगर आप एक्सप्रेस करते हैं किसके अंदर, किसमें करते हैं, ग्राम के अंदर, ग्राम एटॉमिक मास। इसको हम ग्राम में भी ले सकते हैं। मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का आपका हो जाता है 12 ग्राम पर मोल, ऐसे लिख देते हैं इसको हम ग्राम। सिंपल ग्राम भी लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। जो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया सारे एटॉमिक मास। लिखते कैसे हैं, क्या होते हैं, फॉर्मूला मास क्या होता है, बेसिक बात है, बहुत ज़्यादा है, कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, आपको याद करके रखना है इसको। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक था वो था इसका मोल कॉन्सेप्ट। अगला जो टॉपिक था हमारा वो था मोल कॉन्सेप्ट। देखिए नेक्स्ट जो है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी बताया था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब मोल क्या होते हैं याद रखना, ब्रीफली याद रखना इसको। मोल क्या होता है, 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6.02 to 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 या फिर 44 ग्राम ऑफ
CO2 या फिर 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो तीनों जो टर्म है हमारे पास वो क्या है, 1 मोल के बराबर। किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल लेते हो तो क्या होता है, ये आपके पास फिक्स रहता है मास के अंदर, नंबर के अंदर और वॉल्यूम के अंदर। अगर 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस लेते हो उसका तो पार्टिकल से इतने आता है, आपको बताया था मैंने अच्छे से, ठीक है। मास के अंदर आपका 44 ग्राम हो जाएगा, यहाँ पर आपका 42.4 लीटर आपका CO2 एट STP पे हो जाएगा, ठीक है, फिक्स रहेगा आपको। अब यहाँ पर आपको याद करिए फॉर्मूला हमने किया था नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल इनटू Na, नंबर ऑफ मोल निकाल के क्या कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास क्या निकल जाएंगे, पार्टिकल्स निकल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको दे रखा मास तो W/m इंटू Na, या आपके पास हो जाएगा गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट STP इंटू Na। तो पार्टिकल वॉल्यूम के केस में भी आप निकाल सकते हैं और मास के केस में भी आप निकाल सकते हैं, मुश्किल नहीं है। एग्जांपल्स आपको मैंने काफ़ी सारे करवाए थे और प्रैक्टिस करने के लिए भी कहा था, शायद आपको अच्छे से आ भी गया होगा। ये मोल कॉन्सेप्ट आपको आगे भी काम आएगा। अब मोल कॉन्सेप्ट करने के बाद हमने किया था मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने, क्या होता है होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, या फिर आपने देखा था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड किया था हमने, ठीक है। और क्या था होमोजेनियस और नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। अब यहाँ पर जो मोल कंसेप्ट है उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वहाँ पर देखिए पहला था हमारे पास, हमने जो फर्स्ट किया था वो था आपके पास मोल फ्रैक्शन। सिर्फ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा, XA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। XB लिखोगे तो NB अपॉन Na प्लस NB, और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था मैंने XA प्लस XB, कितना था हमारे पास 1 था, याद रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो अगला हमने किया था इसके बाद वो किया था हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी। देखियो एक ले लेता हूँ मैं, मोलैलिटी याद कीजिए, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट किया था हमने, क्या था WB/MB इंटू 1000 इंटू WA। याद करिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, नीचे आपका हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपका कैपिटल M मैं लिख देता हूँ, तो वहाँ पर क्या जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू आपका जाएगा वॉल्यूम ml के अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए नॉर्मलिटी की बात करते हैं तो आपका WB सेम रहेगा, 1000 आपका वही रहेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम ml के अंदर। सिर्फ आपके पास मास किस जगह पे, मोलर मास किस जगह पे हमें लेना, इक्विवेलेंट मास। याद करिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलिकुलर मास अपॉन एसिडिटी या बेसिसिटी या चार्ज आप निकाल सकते हैं इसका। तो ये आपकी होगी नॉर्मलिटी। अब यहाँ पर एक और आपको करना, देखिए वो होता है आपका मास परसेंट मोल फ्रैक्शन तो हमने कर लिया यहाँ पे। अब आता है नॉर्मलिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, स्ट्रेंथ आप करेंगे। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्ट्रेंथ आ गई है, ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट रहती है। तो ये आपके पास अलग अलग था। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट याद करना, इनमें से कौन कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो याद रखना जहाँ पर वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आपके पास मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी और ये सारे टेम्परेचर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया मोलरिटी नॉर्मलिटी। हमने इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी किए थे, तो आप उसकी दोबारा से प्रैक्टिस कर लेंगे,
ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट हमने किया था यहाँ पे वो क्या था, नेक्स्ट देखिए आपके पास वो था परसेंटेज या एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो याद कीजिए ये था C6H12O6, ठीक है, ये CH2O, ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, दिस इज एक्चुअल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला था हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये आपके पास हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो याद रखेंगे आप, ये बात निकालने का तरीका हो जाएगा, परसेंटेज से निकालते हैं, इसको हम कर लेंगे कैलकुलेशन का, 1-2 न्यूमेरिकल आपको कराई हुई थी मैंने। तो प्रैक्टिस करना है इसकी आप। परसेंटेज जो होती है, परसेंटेज क्या था देखो, तो देखो आपके पास परसेंटेज क्या निकालते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो क्या क्या था, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। अब लास्ट जो टॉपिक क्या था देखो हमने, वो था हमारे पास इसका स्टोक्योमेट्रिक, स्टोक्योमेट्री है, स्टोक्योमेट्री ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसी प्रैक्टिस करेंगे, +2 में भी काम आएगा और यहाँ पर भी आपका आ जाता है, कंपटीशन में भी इसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब लास्ट जो हमारे पास वो होता है स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट किया था हमने यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। अब स्टोक्योमेट्री देखिए CH4 + O2, CO2 + H2, 2 मॉलिक्यूल यहाँ लगा दिए, 2 यहाँ लगा दिए, बैलेंस कर दिया उसको हमने। स्टोक्योमेट्री याद कीजिए, याद जो आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कितना पार्टिसिपेट करता है, उसके अंदर कितने मास उसका पार्टिसिपेट करता है, कितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्टोक्योमेट्री से। ये आपके पास 2, 1, 1, 2, दीज आर कॉल्ड स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। याद रहेगी बात ये। अब इसी के ऊपर आपका टॉपिक क्या था हमने, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जो किया था हमने, ये वो सब रिएक्टेंट होता है जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसके ख़त्म होने के बाद रिएक्शन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये ऑक्सीजन ज़्यादा है, CH4 कम है, CH4 के ख़त्म होने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब CH4 हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे हमने 2 न्यूमेरिकल आपको कराए थे, तो उसकी आप दोबारा प्रैक्टिस करना इस तरह से, और जितने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छा आ जाएगा। कुछ NCERT न्यूमेरिकल्स भी हैं, उनकी भी आप प्रैक्टिस करें, अपने आप कोशिश करें करने की आप। तो फर्स्ट चैप्टर है, इसको आप अच्छे से करके इस पर आपको इंटरेस्ट बनाना है, इस पर कॉन्फिडेंस बनाना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो पर कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टडी विद मी एंड एंजॉय केमिस्ट्री। थैंक यू।